भारतीय जनता पार्टी कूल हेडेड अप्रोच रख रही है और उधर से अप्रोच ये देखी जा रही है कि शायद वो ये दिखाना चाहती हैं कि आई एम अ स्ट्रीट फाइटर। बाकी सब, कई बार ऐसा हुआ कि आपने देखा जब चुनावी नतीजे आए और बाकी पार्टियों की तरफ से अंदेशा जाहिर किया गया कि लगता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो वहीं तक रहा क्योंकि उन्होंने प्रक्रिया में हिस्सा भी लिया, किसी एक जगह पर सवाल उठाए, बट नॉट बियॉन्ड दैट। क्या ममता बनर्जी इसको बियॉन्ड दैट ले जाना चाहती हैं? शिवम, बहुत जल्दी से। देखिए, मेरी तरफ से नहीं है, TV9 का एक दर्शक है वही लिख रहा है कि अभी पिछले दिनों भारत की जो क्रिकेट टीम है वो एशिया कप जीत गई थी, लेकिन ट्रॉफी लेकर भाग गए थे पाकिस्तान के जो वो सिलेक्टर हुआ करते थे। इसका ये मतलब नहीं है कि जीत उनकी हो गई थी, जीते हम ही थे। अब यहां पर ममता दीदी भी कुछ इसी तरह का व्यवहार कर रही है, ये आपका दर्शक कह रहा है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि पिछले दिनों जब अखिलेश यादव जी गए थे मुख्यमंत्री आवास छोड़कर, तो टोटी और न जाने क्या क्या वो लेकर गए थे, तो बेहतर है कि इस बार उन चीजों को चेक करके रखा जाए, ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो। लोकतांत्रिक देश में इस तरह की चीजों की कोई आवश्यकता है नहीं। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, नेता जनादेश से होता है। अगर किसी के पास जनादेश नहीं है तो नेता किस बात के? अगर आपको हरा दिया गया है तो आप सवाल लेकिन और है शिवम, और अगर ये मैसेजिंग आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं आपसे शिवम, क्या विपक्षी पार्टियों में जब विपक्षी पार्टियां एक के बाद दूसरी ये कहने लगे कि इंस्टीट्यूशंस को हाईजैक कर लिया गया है, ये कर लिया गया है, भरोसा समाप्त हो रहा है वगैरह वगैरह, हर जगह विशेष सोच वाले लोगों को बिठाया जा रहा है, रखा जा रहा है, जब ये कहा जाता है तो क्या ये आरोप आपके ऊपर भी लगता है कि आप विपक्ष को उस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ में लेकर नहीं चल पा रहे हैं जैसा आपसे अपेक्षा है? मैं अभी यहां पर खड़े होकर कहने लगूं TV9 के कैमरा पर कि दिनेश गौतम जी ने मुझे डिबेट में बिल्कुल बोलने ही नहीं दिया गया, 10 सेकंड का समय भी नहीं दिया गया। वो मुझे बार बार हैकल करते रहे, वो मुझे बार बार परेशान करते रहे, वो विपक्ष के सारे जितने भी लोग हैं उनको ज्यादा समय दे रहे थे। क्या ये चार्ज स्टैंड करता है? नहीं स्टैंड करता, क्योंकि मैं कैमरा पर हूं, आपके साथ बात कर रहा हूं। आप कितना स्पेस मुझे दे रहे हैं वो सब जनता के सामने है। इलेक्शन कमीशन ने बस इसलिए कि इलेक्शन फेयर हो, एक भी व्यक्ति की जान ना जाए, एक बेहतर इलेक्शन कंडक्ट कराया। 1967 के बाद एक भी कोई हत्या इस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं हुई। अभी भी सब शांति से अपना जुलूस निकाल रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन कोई हत्या नहीं है। ये आपने जो कहा है, मैं लेकर जाना चाहता हूं, सुजाता मंडल के पास लेकर जाना चाहता हूं। सुजाता मंडल, वो सबूत कहां है जिसके बेसिस पर ये कहा जाएगा? वो जो कह रही हैं कि हाईजैक कर लिया गया, ये जनादेश नहीं है, ये साबित कैसे किया जाएगा? सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनको लग रहा है वो ऐसा करेंगी? देखिए, शायद उनका बहुत खराब लग रहा है क्योंकि इतना दिन सत्य में है, इतना दिन सीएम पोस्ट में वो है। पिछले बार 21 में नंदीग्राम में हार गए थे, लेकिन फिर से निर्वाचन में भवानीपुर से जीत के आए। तो इस बार भी सोच रहे हैं कि मतलब आपका रेजिग्नेशन ना दे के फिर से अगर वोट कराना सकते हैं तो वो चाहेंगे। लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि ये तो सही बात नहीं है, क्योंकि अगर खुद सीएम हार जाए और उसका पार्टी हार जाए तो उसके बदले में रेजिग्नेशन देना ही पड़ता है राजभवन में जाके। और जो तो सुजाता, क्या आप भी ये मानती हैं कि जो दीदी कर रही हैं वो अपने नेचर की वजह से कर रही हैं, वो उनका मामला है? आपने पहले भी ये बात कही थी, क्या मैं ये बात दोहरा दूं अपने दर्शकों के लिए, कि खुद तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये मानते हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन दीदी को लग रहा है तो वो ऐसा कर रही हैं? क्या ऐसा कह सकता हूं मैं? देखिए, मैं मानने वाली ना मानने वाली होती कौन है? भारत का संविधान सबको ही मानना पड़ेगा। तो भारत का संविधान ही ये है कि अगर सत्ता हार जाए कोई पार्टी, इसका सुप्रीमो हार जाए, तो उसको तो रेजिग्नेशन देना ही पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात सुजाता कह रही हैं, ये जरा फ्लैश भी कीजिए। सुजाता मंडल की तरफ से कही गई ये बात, तृणमूल कांग्रेस से उनका ताल्लुक है, वो ये कह रही हैं कि मेरे मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता है, संविधान का जो प्रोविजन है वो हर किसी के लिए बाध्यकारी है, ये ममता बनर्जी के लिए भी बाध्यकारी है। वो ऐसा क्यों कर रही हैं ये उनका व्यक्तिगत मामला है। सुजाता मंडल ने क्लियर कट ये बात आपके सामने रखी है। और अगर ऐसी बात है तो मैं फिर आपके पास आना चाहता हूं, द्विवेदी जी, अजीत द्विवेदी जी, ये जो भी मंतव्य है ममता बनर्जी का, क्या वो उसको साध लेंगी? मान लीजिए वो ये चाह रही हैं कि वो जो असंतुष्ट हैं, वो जो इस समय ये समझते हैं कि वो आज के वक्त के हिसाब से सही ट्रीट नहीं किए जा रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, क्या उन तमाम असंतुष्टों का, वो जायज असंतोष है या नाजायज वो अलग विषय है, क्या उनकी आवाज या उनका पायनियर बनने की जो कोशिश है ममता बनर्जी की, आप कामयाब होते देखते हैं इस कदम से? देखिए, इसमें कुछ भी कामयाबी नहीं है, इसमें कुछ भी कामयाबी नहीं है। ये बहुत ही खराब ऑप्टिक्स है
बहुत ही खराब ऑप्टिक्स है, बहुत ही पैथेटिक अटेम्प्ट है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी जैसी बड़ी नेता से ये उनकी स्ट्रीट फाइटर की इमेज के बिल्कुल उलट है। ये कोई स्ट्रीट फाइटर नहीं कर सकता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आप इस्तीफा दीजिए और सड़क पर उतर के लड़ाई लड़िए। ये हम सुन रहे हैं कि ये स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी की, ये क्या, इससे क्या इमेज बने? इससे तो आप पैथेटिक हो गए। ये तो बहुत पैथेटिक अटेम्प्ट लेकिन है। मुझे ये लगता है अजीत जी, मुझे ये लगता है कि ममता बनर्जी ने भी कल पूरी रात, मुझे नहीं लगता वो सोई होंगी, और मुझे ये भी नहीं लगता कि उन्होंने ये कदम उठाने से पहले अपने साथियों से, क्योंकि मैं वहां देख रहा था कि तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मतलब वो अकेली नहीं है ऐसा मानने वाली, उनके पार्टी में बहुत सारे लोग उनके साथ इस कदम को सही बताकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले भी वहां साथ में बैठे हुए थे। अभिषेक बनर्जी तो बैठे हुए, फिरहाद हकीम बैठे हुए थे, डेरेक ओब्रायन बैठे। तो क्या ये नहीं, मैं एक बात, क्या उन्होंने संविधान के जानकारों से भी राय मशवरा किया होगा? गायेंद्र सिंह कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गायेंद्र जी, आप इस मामले पर क्या टिप्पणी देते हैं? देखिए, ये मैं इसको संवैधानिक कम और पॉलिटिकल ज्यादा मूव समझता हूं। और इसमें आप देखेंगे आर्टिकल, जो संविधान है वो सक्षम है इन सिचुएशंस को डील करने में। जो आर्टिकल 164 है वो चीफ मिनिस्टर और अन्य मिनिस्टर्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं मानता, सारे बराबर हैं और दे आर अपॉइंटेड टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब गवर्नर के प्लेजर पे वो पोस्ट होल्ड करते हैं, गवर्नर जब चाहे उन्हें हटा सकता है। जहां तक एसआर बोमई में था कि मेजॉरिटी हाउस में टेस्ट होगी, इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं करता क्योंकि ये एक नए इलेक्शन की बात है। और अगर जो केयर टेकर, जो थोड़ी सी जो संवैधानिक अड़चन आएगी, जैसे ये रिजाइन नहीं कर रही हैं और ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं और ये कोई अगर पॉलिसी डिसीजन लेती हैं तो वो गलत होगा। ऐसे सिचुएशन में गवर्नर को 356 को इन्वोक करके जो नई सरकार आएगी, इस तरह अंतरिम पीरियड में गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट्स रूल करके नई सरकार को करना होगा, क्योंकि जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। और जहां तक दूसरे मत की बात है, ये रिजाइन नहीं कर रही हैं। जो 164 है वो क्लियरली एम्पावर करता है गवर्नर को हटाने के लिए। आपने देखा होगा कई बार, जैसे किसी चीफ मिनिस्टर को अगर असेंबली में कॉन्फिडेंस लेने के लिए बोला जाता है, अगर वो कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर पाते हाउस का, तो उनको हटाने नए चीफ मिनिस्टर को इनवाइट कर देते हैं गवर्नर और उन्हें बोलते हैं कि आप असेंबली में अपनी बहुमत शामिल। लेकिन वो आपने ही बताया कि वो दूसरे तरह का ये प्रोविजन तब लागू है जब विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा कर रही हो, मतलब वो अपने टर्म में हो, और उस दौरान अगर ये अल्पमत वाली स्थिति कहीं पर बनती है तो ये हो सकता है, आप बता रहे हैं। वरना तो सीधे सीधे राज्यपाल के पास ये पावर है कि वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इनको बर्खास्त करके बीच में वो जो टर्म है एंटरिम वाला, वहां प्रेसिडेंट रूल लगाकर और नई सरकार को चार्ज दे सकते हैं। ठीक कह रहा हूं मैं? यस, आप सही कह रहे हैं। जो एसआर बोमई में कहा गया था कि मेजॉरिटी है या नहीं है वो हाउस में डिटरमिन होगा, इस केस में अप्लाई नहीं कर, वो इस केस में अप्लाई नहीं होता।